आज के इस विश्लेषण में एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी जादुई सी यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये यात्रा है पानी की, धरती की सतह से सीधे आसमान तक और फिर एक नए रूप में वापस नीचे। इस पूरी चर्चा में हम समझेंगे कि आखिर प्रकृति की ये शानदार प्रणाली काम कैसे करती है। ये विज्ञान का एक ऐसा खूबसूरत हिस्सा है जो हमारे आसपास रोज ही घटित होता है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इस विषय में गहराई से उतरते हैं। सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन बेहद दिलचस्प है। बादल हमें बारिश कैसे देते हैं? ये प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस प्राकृतिक पहेली के हर एक हिस्से को समझना शुरू करते हैं और देखते हैं कि पानी आसमान तक आखिर पहुंचता कैसे है। तो इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है बड़ी ही साधारण सी चीज से। धरती की सतह से गर्म हवा ऊपर उठना शुरू होती है। अब जैसे जैसे यह हवा ऊपर वायुमंडल में जाती है ना, तो तापमान कम होने की वजह से ये ठंडी होने लगती है। फिर एक खास ऊंचाई पर जाकर यह हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें मौजूद अदृश्य जल वाष्प, जो हमें दिखाई नहीं देता, वो सिकुड़कर छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाता है। विज्ञान में इन्हें जल कणिकाएं कहते हैं। मतलब भौतिक विज्ञान का एक बेहतरीन खेल जो ठीक हमारे सिर के ऊपर लगातार चल रहा है। अब यहाँ जरा रुकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। आसमान में इन नन्ही पानी की बूंदों को बनने के लिए किसी ठोस चीज की जरूरत होती है। और जानते हैं वो क्या है? वो है हमारे गुमनाम नायक, धूल के कण। जी हाँ, हवा में तैरने वाले ये सूक्ष्म धूल के कण ही वो केंद्र बिंदु होते हैं जिनके चारों ओर जल वाष्प इकट्ठा होकर बूंदों का रूप लेता है। अगर ये सूक्ष्म धूल के कण न हो, तो बादलों का बनना और बारिश का होना सच में लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। तो अब जो बात सच में सोचने वाली है वो ये है कि असल में बादल हैं क्या। आसमान में जो रुई जैसे बड़े बड़े नरम नरम से आकार दिखते हैं, वो कोई ठोस चीज नहीं है। वो तो बस इन्हीं अनगिनत अति सूक्ष्म जल कणिकाओं का एक बहुत बड़ा झुंड है। ये बस हवा में तैरती और लटकती रहती हैं। जब ये करोड़ों सूक्ष्म बूंदें एक साथ मिलती है ना, तब जाकर हमें वो आकार दिखाई देता है जिसे हम बादल कहते हैं। लेकिन हवा में तैरती हुई ये हल्की और छोटी बूंदें हमेशा ऐसी ही नहीं रहती। कहानी में बदलाव आता है। जैसे जैसे बादल घने होते हैं, ये सूक्ष्म बूंदें हवा के झोंकों के साथ एक दूसरे से टकराने लगती हैं। और टकराकर क्या होता है? ये आपस में जुड़ जाती हैं और बड़ी बूंदों का रूप ले लेती हैं। जो पानी पहले एकदम वजनहीन कोहरे की तरह हवा में बस तैर रहा था, वो अब बड़ी और भारी बूंदों में बदलने लगता है। और बस यहीं से मौसम में बदलाव की आहट शुरू हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी यात्रा का एक चरम बिंदु आता है। जब ये जुड़कर बनी बड़ी बूंदें एक निश्चित वजन तक पहुंच जाती हैं, तो हवा उन्हें और ज्यादा देर तक ऊपर नहीं रोक पाती। यहाँ गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी पूरी तरह से अपना काम शुरू कर देती है। बूंदों का वजन इतना भारी हो जाता है कि उनका नीचे गिरना एकदम तय है। और इसी गिरने की प्रक्रिया को तो हम बारिश या वर्षा कहते हैं। अच्छा, जब ये भारी बूंदें नीचे गिरती हैं, तो हर बार एक जैसा ही नज़ारा नहीं होता। आमतौर पर तो हम बारिश की बूंदों को ही देखते हैं, लेकिन वायुमंडल में कई बार बड़ी खास परिस्थितियां बन जाती हैं। मान लीजिए हवा का तापमान बहुत ही ज्यादा कम है, तो यही पानी ओले के रूप में गिर सकता है या फिर नर्म बर्फ के रूप में, जिसे हम हिम कहते हैं। मतलब ये पूरी तरह से उस वक्त के वातावरण और तापमान पर निर्भर करता है। अब विज्ञान के इस अद्भुत प्रक्रम को समझने के बाद इस विश्लेषण के एक बहुत ही रचनात्मक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हमारे स्रोत पाठ में एक किरदार का जिक्र है, आवी। आवी इस प्राकृतिक घटना से यानी बारिश से इतनी ज्यादा प्रभावित होती है कि वो इसका आनंद लेते हुए एक पूरी कविता ही रच डालती है। विज्ञान और कला का ये जो संगम है ना, ये इस पूरी प्रक्रिया को सच में और भी खूबसूरत बना देता है। कविता की पहली पंक्तियों पर जरा ध्यान दें। जल की बूंदें आसमान में फिरें, सोचें धरती से कैसे मिलें। वाष्प बन वायु में घूमे, बादल बन आसमान में झूमे। कितनी अद्भुत बात है। ये पंक्तियां विज्ञान के उसी वाष्पीकरण और संघनन के चरणों को कितने सटीक और सुंदर तरीके से दर्शा रही हैं, जिनकी हमने अभी शुरुआत में ही चर्चा की थी। ये प्रकृति के जादू को शब्दों में पिरोने का क्या ही शानदार तरीका है। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि कैसे मौसम की विशेष परिस्थितियां ही पानी का रूप तय करती हैं। कविता की अगली पंक्तियां कुछ यूं हैं, पर बने बर्फ या बारिश की धार, कहीं गिरे तो हिम कहलाए, कहीं वर्षा की धार बन जाए।
ये सीधे उसी विज्ञान से जुड़ा है जहां हमने देखा था कि कैसे तापमान के आधार पर वही पानी कभी बारिश तो कभी ओले या हिम बन जाता है। चीज एक ही है लेकिन रूप अनेक हैं। इस पूरे विश्लेषण के अंत में कविता की ये आखिरी पंक्ति एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल छोड़ जाती है। अब सोचो, समझो और करो विचार, किस पथ पर चले जल इस बार। ये सवाल जल चक्र के प्रति एक निरंतर उत्सुकता जगाता है ना? अगली बार जब भी आसमान से पानी गिरता हुआ दिखे तो इस विज्ञान और इस कविता को याद करते हुए ये जरूर सोचा जा सकता है कि पानी ने इस बार आखिर कौन सा रास्ता चुना है।